हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे। स्टेज 3 में हम पहुंच गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बता दिया था ना मैंने भाई, 1150 माइनस 27.5 ये तो ऊंचाई हो जाएगी, और परास ले लेना 30, करवा ही दिया था शायद। R इजुकल टू यू रूट अंडर 2h/g, ये फार्मूला लगाना है। R की वैल्यू रखनी है 30 और ऊंचाई की वैल्यू रखनी है 1150 माइनस 27.5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वस्तु को चीकने न तल पर किसी बिंदु A से V की ओर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया गया है उससे हिसाब से उसको प्रक्षेपित किया जाता है वस्तु को। तो ऊर्ध्वाधर किसी कोण पर है, ये जो तल है वो किसी कोण पर आपको दिया गया है। ठीक है, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है जी, तो आप बात देखिए, बात क्या है, बिंदु A से इस तरह से ये डायग्राम बनाया गया है जी। ये कहानी है। ये कौन 45 का है, ये कौन 45 का है, ये 90 का है, तो ये भी 45 का हुआ, ये भी 45 का हुआ। ठीक है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु A है। ठीक है जी, बिंदु A से V वेग की से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ से आप वस्तु को V वेग से प्रक्षेपित कर रहे हो जी। ठीक है, अनति कोण 45 डिग्री है, तल की चोटी 40 मीटर के कुएं से जुड़ी है। ये 40 मीटर है जी, ये 40 मीटर से जुड़ी हुई है। यदि वस्तु कुएं को ठीक पार करने में सफल हो जाती है, वस्तु ठीक, ये देखिए जी कहानी क्या है मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से ऐसे जाएगी जी, ठीक पार करने में सक्षम हो जाती है वस्तु, ये कहानी है, ये समझ लीजिए। वस्तु उसको ठीक पार करने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, यदि वस्तु कुएं को ठीक पार करने में सफल हो जाती है तो V का मान क्या होगा, आनति तल की लंबाई 20√2 है। इस तल की लंबाई 20√2 है जी। ठीक है, ये 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, टोटी कुएं से जुड़ी है, कुएं को ठीक पार करने में सफल हो जाती है। अब यहाँ पर ये इसका क्षैतिज परास हो गया, वस्तु को आपने यहाँ किसी कोण से फेंका, ये थीटा कोण है, थीटा कोण से फेंका, ये 45 है, ये 45 है, तो यहाँ ये 45 होगा, ये भी फिर 45 ही होगा जी। तो आप ये देखिए, आर मैक्सिमम कितना, 40। क्या होता है जी आर मैक्सिमम, u²/g इजुकल टू 40। ठीक है, यहाँ पर चाल निकाल रहा हूँ जी पहले मैं, यहाँ पर u, तो u² की वैल्यू कितनी आ गई, 40 गुणा g की वैल्यू 10, 400, और u आ गया जी 20। 20 को 20 से करेंगे 400 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर चाल आपको पता है, यहाँ पर चाल हमें निकालनी है, तो आप अब ये फार्मूला लगा सकते हो जी, b² माइनस u² इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड है ये, फाइनल इधर मैं बोलूँ तो इनिशियल स्पीड बोल दूँ, इनिशियल इक्वल टू 2as। अब फाइनल स्पीड तो u थी ना, u कितनी आई है 20, इनिशियल स्पीड तो यही है ना जो यहाँ से हम फेंक रहे हैं, इनिशियल स्पीड ये मुझे निकालनी है। इनिशियल स्पीड 2a कितना लें और s कितना लें, विस्थापन कितना लें जी, 20√2। त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में हमें लेना पड़ेगा a, तो फार्मूला क्या आएगा जी, v इनिशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 40√2 इंटू ए। सही है जी, 40√2 इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ए जब वस्तु, भाई ये क्षैतिज तो गति है नहीं, जी तो लग नहीं रहा है, तो जी तो ऐसे नीचे है, तो इसको इस दिशा में लोगे, इधर तो जी था, ये 45, सारे कोण 45 ही है, तो ये जी cos 45 बन जाएगा, घटक बन जाएगा ये। ए की जगह हम ले लेंगे, ए की जगह क्या लोगे, जी cos 45, जी cos 45, 10 cos 45 क्या, 1/√2,
10/√2, ये मैं एक ही जगह वैल्यू रख देता हूँ जी, 10/√2, समझ गए जी। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा जी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है या सिर्फ स्पीड लेनी है? आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है या स्पीड लेनी है? ये देखिए, यदि वस्तु कुएं को ठीक पार करने में सफल हो जाती है तो v का मान क्या होगा, जो a से b बिंदु से वेग से प्रक्षेपित की गई है वस्तु को, ठीक है। और ये, हाँ, सबसे मेन बात, a की वैल्यू प्लस में नहीं रखी जाएगी जी, a की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो v इनिशियल की वैल्यू आएगी जी 400 माइनस माइनस प्लस 400, 400 और 400 800, और v इनिशियल लेना हो तो 800 का रूट ले लो। 800 का रूट कैसे लोगे? 400 दूना 800, यानी 20√2, ये आ जाएगी जी v इनिशियल, 20√2, समझ गए जी, 20√2। आप बात समझे अभी? मैंने दो मेन काम किए, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ से वस्तु ऐसे जा रही है, ये उसका वो पॉइंट है, यहाँ पर कोई कोण थीटा है, यहाँ पर स्पीड u है, यहाँ पे स्पीड इनिशियल स्पीड थी, ये विस्थापन आपको दिया हुआ था, g ऐसे नीचे होता है, लेकिन हमेशा जिसमें गति होती है उसके अनुसार लेना पड़ता है। ये 45 है, ये 45 होएगा, इधर g cos 45 आएगा, बात समझ गए। त्वरण की जगह हम लेना है माइनस का g cos 45। माइनस क्यों लिया? क्योंकि स्पीड घट रही है, माइनस का 10/√2, समझ गए बात, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा जी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट बात क्या है? ग्यारह नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, वायु घर्षण घूरते हुए त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 10% के बराबर ऊर्ध्वाधर मंदन उत्पन्न करता है, अधिकतम ऊंचाई में कमी कितनी होगी? वायु घर्षण है, एक्स्ट्रा घर्षण आया, वायु घर्षण, वो घूरते हुए त्वरण के 10% के बराबर, 10% किसका? घूरते हुए त्वरण का। 10% मतलब 10/100, यानी 1/10, और g कितना होता है? g को 10 ही लेना है, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्स्ट्रा मंदन उत्पन्न करता है वायु घर्षण। वायु घर्षण है वो क्या करता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अतिरिक्त मंदन दे देता है जी। तो अधिकतम ऊंचाई में कितनी कमी आएगी? अधिकतम ऊंचाई में आई कमी के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, अधिकतम ऊंचाई का क्या फार्मूला लगाएंगे? h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पर अतिरिक्त त्वरण, यहाँ पर तो g आता है, यानी h और g एक दूसरे के क्या बताओ? व्युत्क्रमानुपाती हो गए। h और g एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अधिकतम ऊंचाई में कमी कितनी होगी? अधिकतम ऊंचाई में प्रतिशत कमी, अधिकतम ऊंचाई में प्रतिशत कमी, प्रतिशत परिवर्तन अधिकतम ऊंचाई में कितना होगा? h फाइनल माइनस h इनिशियल अपॉन h इनिशियल गुणा 100, h फाइनल माइनस h इनिशियल अपॉन h इनिशियल गुणा 100, 10% के बराबर ऊर्ध्वाधर मंदन उत्पन्न करता है, तो अधिकतम ऊंचाई में कितनी कमी आ जाएगी? ठीक है भाई, पहले आरंभिक ऊंचाई थी वो ये थी जी, जी इनिशियल, इनिशियल की जगह तो मैं तो यही लिखता हूँ 1/g, 1/g। फाइनल, फाइनल की जगह क्या लिखूँ बताओ? फाइनल था तो उसकी जगह ये आ जाएगा जी, 1/g तो है ही है,
अतिरिक्त 1%, अतिरिक्त 10% ऑफ जी, 10% ऑफ जी, 10% ऑफ जी कितना, 1 था। तो फाइनल की जगह आप क्या लिख सकते हो, जी की जगह 10 लिखो प्लस में 1, तो 11 हो गई। यही हुआ, 11 हो गए कि नहीं बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप फाइनल 1/11 गुणा 100, इसकी जगह 10 लिख दो, 1/11 1/10 1/10 गुणा 100। इसको सोल्व करने जा रहे हैं जी। ऊपर लघुत्तम आया, 11 को 10 से किया 110, नीचे 1/10 गुणा 100, 110 यहाँ पे आया जी 10 माइनस 11, समझ रहे हो क्या, अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 कितना है जी, -1 बटे में 110, और नीचे 1/10 ऊपर चल गया गुणा में 100, 1 0 से तो 1 0 कट गई, -100/11 -11 99 बचेगा 1, 0 नहीं काम चलेगा, फिर 9.09%, यानी अब अप्रोक्सीमेट लेना चाहें तो 9.1% आंसर आ जाएगा जी। तो दूसरा आंसर होना चाहिए 9%। देख लीजिए 10 का आंसर 2 होना चाहिए, 10 का आंसर स्टेज 3, 9 का, 10 का आंसर 4 था, 11 का आंसर 2, सही है जी। 9 पॉइंट क्या किया जी मैंने, भाई अतिरिक्त आ गया ये 1, इनिशियल तो जी था, अतिरिक्त क्या जी प्लस 1 हो गया जी, जी प्लस 1 हो गया, 10 + 1 11 हो गया जी। ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 11 है, इसको सोल्व किया बस। ठीक है, 11 के बाद अब मैं 12 नंबर पे आ जाता हूँ जी। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल आप देखेंगे। सवाल नंबर 12 स्टेज 3 का, देखने में बड़ा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं, आप समझेंगे तो। देखिए, ट्रेन के डिब्बे के पिछले सिरे पर, ट्रेन के डिब्बे के पिछले सिरे पर बैठा एक व्यक्ति अगले सिरे की ओर एक गेंद फेंकता है। ठीक है, गेंद परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे के पिछले सिरे पर बैठा एक व्यक्ति अगले सिरे की ओर एक गेंद फेंकता है। गेंद परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। गेंद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है। गेंद है वो, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से जा रही है। ये देखिए, ये ट्रेन है जी, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, बाहर भूमि पर खड़ा एक व्यक्ति भी गेंद को देखता है। बाहर खड़ा एक व्यक्ति है जो कि गेंद को देख रहा है। ठीक है, बाहर खड़े प्रेक्षक व गेंद को फेंकने वाले के अनुसार गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई एचएम और परास आर की तुलना किस प्रकार होगी। ट्रेन के डिब्बे में पिछले सिरे पर बैठा एक व्यक्ति, यहाँ पर बैठा है एक व्यक्ति जी, पिछले सिरे पर बैठा एक व्यक्ति अगले सिरे की ओर एक गेंद फेंकता है, अगले सिरे की ओर एक गेंद फेंकता है। ठीक है, गेंद परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। गेंद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग में गतिशील है। बाहर भूमि पर खड़ा एक व्यक्ति भी गेंद को देखता है। तो आप ये देखिए, इसने क्या परिवर्तन किया है जी। भाई ट्रेन क्षैतिज दिशा में जा रही थी, ये वेग का एक्स घटक है यू का, ऊर्ध्वाधर घटक में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन हवा में थोड़ी उड़ रही है। लिफ्ट होती तो ऊर्ध्वाधर घटक बदलता क्योंकि लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है।
ट्रेन है तो ट्रेन क्षैतिज दिशा में जा रही है तो क्षैतिज घटक बदलेगा। तो हम क्या कहेंगे, बॉल का क्षैतिज घटक, बॉल का क्षैतिज घटक बदलेगा, बॉल का क्षैतिज घटक बदलेगा जी। क्षैतिज घटक बदलेगा, बॉल का केवल क्षैतिज घटक बदलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। तो देखो टी, एच और आर, इसमें तो होता है ऊर्ध्वाधर घटक, इसमें भी होता है ऊर्ध्वाधर घटक, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों आते हैं, यू एक्स भी आता है, यू वाई भी आता है अपॉन जी। कौन सा घटक बदला, बॉल का केवल क्षैतिज घटक बदला, यू एक्स। तो आप क्या बोल सकते हो, आर समानुपाती है जी यू एक्स के। ये तो यू एक्स पे निर्भर ही नहीं करते हैं, तो सिर्फ आर बदलेगा, आर बदलेगा केवल, केवल आर बदलेगा जी। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। समान रहेगी अधिकतम ऊंचाई, भिन्न भिन्न रहेगा आर। तो पहला आंसर होगा जी 12 का। देखो क्या दिया है, 12 का पहला आंसर ही दिया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं एक लड़का गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। एक लड़का गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है जी, एक लड़का है जी, गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। हवा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्षैतिज त्वरण बाईं ओर प्रदान करती है। एक लड़का गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। समझिए, यहाँ पर है लड़का गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहा है, गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। हवा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्षैतिज त्वरण देती है, हवा इधर चल रही है। गेंद को किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए कि लौट कर लड़के के हाथ में आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इस प्रकार का, लौट के उसके हाथ में आ जाए, यानी वो त्वरण नहीं मंदन है, हवा सामने से आ रही है क्षैतिज दिशा में। लड़के ने गेंद को फेंकी, वी नोट से क्यों फेंकता है, लड़के ने गेंद डायरेक्ट ऊपर नहीं फेंकी है, लड़के ने गेंद ऐसे फेंकी है, ये समझिए। ठीक है, तो गेंद को किस कोण पर फेंका जाए कि लौटकर लड़के के हाथ में आ जाए। समझिए, गेंद ऐसे गई, गेंद ऐसे गई है, उच्चतम बिंदु तक आई है, फिर गेंद वापस आ गई। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा, कुल लगा समय कैपिटल टी उड्डयन काल। क्यों जी, उड्डयन काल पूरा क्यों लगा बताओ, क्योंकि गेंद गई है यहाँ से फिर वापस आई है, तो कुल समय लगा है जी उड्डयन काल। परास, परास कितनी, यहाँ तक तो परास हुई थी कुछ r/2, लेकिन वापस आ गए तो विस्थापन तो 0 हो गया, कुल विस्थापन क्या हो गया जी 0। परास बोल दें या क्षैतिज दिशा का विस्थापन बोल दें, जो कि 0 हो गया जी। ठीक है, तो अब आप विस्थापन कैसे निकालते थे, Sx ut हाफ AT²। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे 0, ux क्या u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ AX माइनस का 4 आएगा जी इंटू टी का स्क्वायर। आपको कोण निकालना है, टी कितना 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस इसको सोल्व कर देते हैं जी। ये हो जाएगा जी 2u इंटू यू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, माइनस का है, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4/2 यानी 2, ब्रैकेट खोल दो, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा जी। एक साइन से तो एक साइन कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, एक जी से एक जी कट गया, इधर कौन बचा सिर्फ कोस थीटा।
और इधर कौन बचा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू ले लो 10, ठीक है जी। 4 साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, ठीक है जी। अब बात समझिए, अब बात है जी कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 4 2/5 ले लेते हैं इंटू में साइन थीटा, 4/10 2/5। साइन थीटा के नीचे ले आओ जी कोस थीटा को, और 5 इधर ले आओ, 2 नीचे ले आओ, साइन बटा कोस टेंजेंट थीटा इजक्वल टू 5/2 2.5, थीटा इजक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2.5, थीटा की वैल्यू है जी टेंजेंट इनवर्स 2.5। बात समझ गए हो, ठीक है। अब हम अगली बात पे जा रहे हैं जी। बस अब तो कल की क्लास में ये पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा 59 क्लास में, और 60 वाली क्लास से हम अगला लेसन स्टार्ट कर देंगे। 60 वाली क्लास से नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर देंगे जी, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 का आंसर टेंजेंट इनवर्स 2.5 ही था, आंसर 3 था। 14 में आ जाते हैं जी, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन 14 कहते हैं जी समान द्रव्यमान के दो प्रक्षेपों की न्यूनतम गतिज ऊर्जाओं में 4:1 है। समान द्रव्यमान के दो प्रक्षेप हैं जी, समान द्रव्यमान के दो प्रक्षेप हैं, ठीक है। दो प्रक्षेप के न्यूनतम गतिज ऊर्जाओं में 4:1 है। उनकी न्यूनतम गतिज ऊर्जा कहाँ होती है, उच्चतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2। उच्चतम बिंदु पर क्या होता है जी, हाफ m u कोस थीटा का स्क्वायर, हाफ m u1 u2 ले लो, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 ले सकते हो, का स्क्वायर, का अनुपात 4:1 है, का अनुपात 4:1 है। उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयां भी 4:1 है। तो परास का अनुपात बताओ, ठीक है। तो ये दोनों तो काट दो जी, तो ये क्या होगा जी, u1 कोस थीटा 1 u2 कोस थीटा स्क्वायर 4 है, u1 कोस थीटा 1 और u2 कोस थीटा 2, वर्गमूल ले लीजिए, 2 आ जाएगा, आंसर 1, आंसर 1 आ गया जी, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयां में भी 4:1 है। उनके अधिकतम जो ऊंचाई है उसका अनुपात भी 4:1 है। अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 4:1, 2g से 2g काट दो जी, ठीक है। तो क्या होगा, u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 साइन थीटा 2, 4 का वर्गमूल क्या आ गया, 2, ये भी 2 आ गया, समीकरण 2 आ गई है। उनके परास का अनुपात कितना होगा, परास का अनुपात R1/R2, क्या फार्मूला लगाओगे, 2 u1 कोस थीटा 1 u2, फार्मूला ये लगाओ ना, u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा बाई 2g, u1 स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा बाई 2g, और दूसरा जी 2 u2 कोस थीटा 2 u2 साइन थीटा 2 अपॉन 2g। अरे यही फार्मूला होगा ना परास का, परास का फार्मूला क्या होगा बताओ, परास का फार्मूला यही तो होता है, 2u साइन थीटा कोस थीटा बाई g, 2g की जगह g आएगा।
यहाँ 2g नहीं g आएगा, समझ रहे हो। तो 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल। तो इस फार्मूले का हम ऐसे लिखते हैं u1 cos थीटा 1, u2 cos थीटा 2, u1 sin थीटा 1, u2 sin थीटा 2। u1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये कितना है, ये तो 2 है और ये भी तो 2 है, 2 इंटू 2 4। तो R1 बाई R2 का रेशो आ जाएगा 4:1। R1 बाई R2 का रेशो 4:1 आ जाएगा जी, 14 का दूसरा आंसर। समझ गए हो बात। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल में किसी प्रक्षेपय का पथ y = ax माइनस bx² है, ए बी नियत है। y = ax माइनस bx² है, ए बी नियत है। x y क्रमशः प्रक्षेप्य बिंदु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज से कोण बताइए। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज से कोण बताना है। ठीक है, तो देखो समझो बात को। y = ax माइनस bx², y = ax कॉमन ले लो, 1 माइनस यहाँ x है ऊपर b है, ठीक है जी। a कॉमन लिया तो ये नीचे भी तो आएगा कि नहीं बताओ। अरे कॉमन लेना आता है कि नहीं भाई, ऊपर से हम कोई वैल्यू कॉमन ले रहे हैं तो वो डिवाइड में भी तो आएगी, ठीक है। b/a, ठीक है। इसको कंपेयर करो जी किसके साथ, क्या निकालना क्या था हमें, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और प्रक्षेपण कोण। y = x टेंजेंट थीटा 1 माइनस x/r। अब कंपेयर करते हैं दोनों का। x की जगह x है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू a आ गई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू a आ गई। 1 x की जगह x है, r नीचे है तो नीचे इसको लाओगे तो ये क्या आएगा, a/b। समझ रहे हो मेरी बात। तो क्षैतिज परास तो आ गया जी a/b, ठीक है। टेंजेंट थीटा a है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a/1, ऐसे भी लिख सकते हो, या कि सिर्फ सीधा थीटा निकालना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स a, टेंजेंट इनवर्स a। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई निकालनी है जी हमें। परास तो आ गया, ऊंचाई कैसे आएगी बताओ। u sin थीटा का स्क्वायर, u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये लगेगा जी फार्मूला। 2g तो है, u sin थीटा कहाँ से निकालें। अब ये देखो जी, अब यहाँ से आप लिख सकते हो a/1 टेंजेंट थीटा a/1 है, यहाँ से मैं थीटा लिखने जा रहा हूँ, देख लेना। परपेंडि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण इतना हो जाएगा जी, वर्गमूल a² + 1। तो परास कितना था, परास तो था a/b, परास 1/b था, तो परास का मान क्या आएगा, परास का मान आएगा जी 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g। परास की जगह हम लिखते हैं a/b 2u² g sin थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू रखनी है हमें। sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। sin थीटा की वैल्यू आएगी a/√a² + 1, a/√a² + 1। cos थीटा की वैल्यू 1/a² + 1, ठीक है। a/b 2u², a इंटू ए ही रहेगा, रूट है दोनों पे, रूट हट जाएगा जी, a² + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो
हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हमें u साइन थीटा निकालना है जी, डिवाइड बाई जी। ठीक है, हमें यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो साइन थीटा की वैल्यू आ सकती है आपकी u कोस, u साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो u साइन थीटा की वैल्यू मत पुट करो, फिर u साइन थीटा को u साइन थीटा ही रहने दो। देखो मैं बताता हूँ भी, हमारा यहाँ से एक ही टारगेट है u साइन थीटा की वैल्यू निकालना। देखो r इजकल टू 2 u साइन थीटा u कोस थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा u कोस थीटा अपॉन जी। तो नीचे वाला g तो हो गया यहीं पर, u तो u रखो, u को u रखो, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 आ गई। एक u यहीं पर है जी और साइन थीटा यहाँ पर ही है। अब यहाँ से आप u साइन थीटा निकाल लो। ठीक है, तो u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है वो हम सोल्व कर लेते हैं। 2u साइन थीटा, इसको आप यू वाई बोल दो जी, इसको आप यू वाई बोल दो, बस बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस फॉर्म में अगर आप निकालते हो तो आंसर में u भी आएगा, लेकिन वहाँ आंसर में u नहीं है, तो आप इसको ऐसे करिए, क्षैतिज परास का मान आ गया a बटा बी। ठीक है, r का मान होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। हमें निकालनी है ऊंचाई, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कोण आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे निकालो ना, u स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो h का मान क्या आया, h का मान आ गया जी u स्क्वायर इंटू ए, यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ए स्क्वायर प्लस 1 का रूट इंटू में 2g। तो अब बस एक ही काम निकालना है, u स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो अब आप मान रख दो जी a बाई बी, 2u स्क्वायर को एक तरफ करो, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है, जी, ठीक है, a बाई बी, 2u स्क्वायर ए, ये क्या हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और बोले तो नीचे कौन रह गया, जी, तो यू स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, नीचे रह गया जी, ए से ए कट गया। ठीक है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2u स्क्वायर की वैल्यू आई है जी ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू में जी, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी अपॉन बी, और सिर्फ यू स्क्वायर निकालना हो तो ये भी नीचे आ गया, यू स्क्वायर निकालना हो तो नीचे आ गया 2b और ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी। अब यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा जी, यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, वहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे थे ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर भी तो थीटा है जी, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो गया, समझ गए। यू स्क्वायर को लेके आओ, यू स्क्वायर की वैल्यू है जी ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू में जी, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी अपॉन 2b इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2g। तो फाइनल आंसर देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 से ए स्क्वायर प्लस 1 कट गया, एक जी से एक जी कट गया, ऊपर बचा है सिर्फ ए स्क्वायर, नीचे 2 दूना 4b,
ए स्क्वायर अपॉन 4b और एंगल था टेंजेंट इनवर्स से। कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ था, मुश्किल नहीं कह सकते क्वेश्चन को। भाई मैंने यहाँ पे u साइन थीटा में u स्क्वायर ले लिया, साइन थीटा था ये था, इसका स्क्वायर ले लिया देखो, और लास्ट में u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के u स्क्वायर निकाला और यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, बात समझ गए हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं जी। 16 नंबर हालांकि मैंने आपको बताया था एक फार्मूला ही है, मैंने डिराइव भी कराया था आपको क्लास में, ध्यान हो तो। भूमि से कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप्य बिंदु के प्रक्षेप्य पद उच्चतम बिंदु के मध्य कण का औसत वेग क्या होगा। अच्छा, ये औसत वेग का है, ये थोड़ा सा अलग है जी, ये नहीं कराया था, ये मैं आपको कराता हूँ। औसत वेग, औसत वेग क्वेश्चन नंबर 16 हम करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16, भूमि से एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। भूमि से, यहाँ से, ठीक है, एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर v प्रारंभिक वेग से फेंक दिया, v प्रारंभिक वेग से फेंक दिया। प्रक्षेप्य बिंदु व प्रक्षेप्य पथ की उच्चतम बिंदु के मध्य कण का औसत वेग। प्रक्षेप्य बिंदु व प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु के मध्य कण का औसत वेग कितना होगा। औसत वेग मतलब ये विस्थापन निकालना पड़ेगा जी, ये ऊंचाई हो गई जी, ये r/2 हो गया जी। औसत वेग, औसत वेग कैसे निकल सकता है आप ये समझो। औसत वेग कुल विस्थापन बटे में समय, समय कितना होता है यहाँ से यहाँ जाने का समय, तो यहाँ उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय u साइन थीटा बाई जी है, और यहाँ पर आपको विस्थापन निकालना है बस। तो विस्थापन कैसे आएगा, विस्थापन आएगा रूट अंडर h का स्क्वायर प्लस में r/2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस में r/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, h क्या है जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 1/2 का स्क्वायर 1/4, r क्या है 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। h आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसका स्क्वायर r/2 1/4 आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ठीक है जी, u की पावर 4 है, यहाँ पर भी u की पावर 4 है, कॉमन लेंगे तो u की पावर 4 यहाँ पर कॉमन आ जाएगी जी। एक बार मैं अंदर ही कॉमन ले रहा हूँ, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, g भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या बचता है, u स्क्वायर कॉमन, तो एक तो बच गया यहाँ पर u की पावर 4 कॉमन, ठीक है, 12 आ गया। साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 बचती, लेकिन साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे कौन बचा, 2 का स्क्वायर g का स्क्वायर, यही बचेगा, चेक कर लो। u की पावर 4 12 आ गई, साइन की पावर 4 होती, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ, g का स्क्वायर यहाँ, ठीक है, प्लस 1/4 यही है जी, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, u की पावर 4 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर बाहर आ गया, और कौन बचा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, जी स्क्वायर तो बाहर आ गया जी। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो गया जी। ठीक है, इसको आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी रूट अंडर u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। अब एलसीएम कितना आया, 4, साइन की पावर 4 थीटा 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करो। यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी रूट अंडर 4 का रूट बाहर निकालोगे तो 2 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर है, यानी 4 cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक cos स्क्वायर को अलग कर लो, एक cos स्क्वायर प्लस में 3 cos स्क्वायर। ठीक है जी, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो विस्थापन की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। विस्थापन क्या आया है, विस्थापन आया है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। एक जी से एक जी कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, यू से यू कट गया। यू ऊपर है और 2 नीचे है, u बाई 2 रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फार्मूला आ गया जी, औसत वेग का फार्मूला है ये, औसत वेग का फार्मूला है। u की जगह उन्होंने v ले लिया, v बाई 2। थर्ड आंसर होना चाहिए। 16 का आंसर देख लो कितना है, 3 आंसर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हैं, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो समझ गए हैं जी बात। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक करे हैं। एक क्वेश्चन और कराऊं क्या, एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं जी। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 एक आखिरी क्वेश्चन और भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, दो कण ए और बी चित्र में दर्शाए अनुसार रखे गए हैं। मीनार का शीर्ष पर स्थित कण ए यू क्षैतिज के साथ प्रक्षेपे गति कर इसके साथ ही कण बी मीनार के प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण परस्पर मिलते हैं तो बी पर प्रक्षेपण चाल नगण्य है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना, अच्छा सवाल है ये भी। क्या कह रहा है, ये एच ऊंचाई है, एक वस्तु यहाँ पर फेंकी यू वेग से, दो कण ए और बी दर्शाए अनुसार रखे गए। मीनार के शीर्ष पर स्थित कण ए यू से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। इसके साथ ही कण बी क्षैतिज सतह के अनुदिश मीनार की ओर प्रक्षेपित है। ये कण बी है जी, ये इधर आ रहा है बी। ठीक है, यदि कण परस्पर मिलते हैं तो कण बी की प्रक्षेपण चाल क्या है। कण परस्पर मिल जाते हैं जी भाई, जितनी देर में मान लेते हैं ये यहाँ आता है, उतनी देर में ये यहाँ जाता है। इसकी कोई चाल लेनी है हमें भी, वो चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, डी, डी दूरी है। ठीक है जी, तो आपको इसकी चाल निकालनी है। आप सुनो भाई, ये कितनी देर में नीचे आया, ऊपर वाला नीचे आया जी रूट अंडर 2h/g में। इतनी देर में इसने कितनी दूरी तय चली, यहाँ से चला ना, मान लेते हैं इसने कोई दूरी तय चली x, तो ऊपर वाले का क्षैतिज परास कितना होगा, परास इजुकल टू यू रूट अंडर 2h/g। परास कितना लिखूँ, d माइनस एक्स यू रूट अंडर 2h/g। उसने x चली है, उसने x दूरी चली है। दूरी बराबर क्या, चाल गुणा समय, कोई समय लिया है t, तो v गुणा t। इस t की वैल्यू कितनी होगी, जितनी देर में ये यहाँ से आया उतनी देर में t की वैल्यू तो यही रहेगी, रूट अंडर 2h/g। t की वैल्यू तो यही रहेगी ना। हमें निकालना क्या था, v निकालना है हमें। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देता हूँ मैं, d माइनस एक्स
v रूट अंडर 2h/g, u रूट अंडर 2h/g। v निकालना है तो इनको इधर ले आओ जी, d माइनस 2h/g u बराबर v रूट अंडर 2h/g। ठीक है, अब अगर आपको v निकालना हो तो डिवाइड में ले जाओ, v इक्वल टू d के नीचे ले जाओ 2h/g को, d के नीचे ले जाओ 2h/g को, माइनस इसके नीचे 2h/g तो कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 2h/g ऊपर है और रूट अंडर 2h/g ही नीचे है, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसल। और यहाँ पर कौन था इसके साथ यहाँ पर कौन था बताओ, इसके साथ यहाँ पर u था, तो फाइनल फार्मूला क्या मिला, v इक्वल टू d रूट/g, d रूट अंडर 2h/g माइनस u, d और ये g ऊपर आएगा तो फाइनल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, d रूट ऑफ g/2h माइनस u, g/2h माइनस u। पहला आंसर होना चाहिए 17 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फर्स्ट ही है जी, बिल्कुल। तो हमने भी पहले 17 क्वेश्चन कर दिए हैं जी। अब कल का होमवर्क लिख लो, HW नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, स्टेज 4 कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट विद 3 स्टेज। ठीक है जी, यानी नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीशन है, नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म करने जा रहे हैं लगभग, कोशिश करेंगे, नहीं ख़त्म हुआ तो उससे अगली क्लास में तो हो ही जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।